सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। Hello everyone, welcome to you all. Myself Maitri Sharma from Parishkar International College and I am here to represent the topic Mechanism of Organic Reaction from BAC Part 1st. Before I start the lecture, don't forget to subscribe our Parishkar World YouTube channel and press the bell icon. With that, also subscribe the Parishkar College channel and press the bell icon so that you can get the notifications related to Parishkar College easily. हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस हैं एज यू नो। द फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द सेकंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। स्पेसिफिकली जो सेकंड नंबर का पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका सिलेबस जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीट जो केमिस्ट्री का आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें से ये तीनों ब्रांचेस डिफरेंट मार्क्स का वेटेज कैरी करती है। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 33 मार्क्स का वेटेज कैरी करती है, ऑर्गेनिक का भी 33 मार्क्स का वेटेज कैरी करती है, बट जो फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट है वो आपके 34 मार्क्स का वेटेज कैरी करती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 33 मार्क्स हैं वो 5 यूनिट्स में किस तरीके से सब डिवाइडेड है उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट यूनिट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये हमारी बुक की फर्स्ट यूनिट है और आज का हमारा टॉपिक भी है, जिसका कि आज हम सिर्फ बेसिक यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट यूनिट है ये फाइनल एग्जाम में 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करती है। जो यूनिट सेकेंड है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं और फाइनल एग्जाम में ये 6.5 मार्क्स का वेटेज कैरी करती है। Now the third unit is related to alkane, cycloalkane, alkenes, cycloalkene, alkadiene and alkyne। ये जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये आपके यूनिट नंबर 3 में इंक्लूड हैं, जो कि कम्प्लीटली 6.5 मार्क्स का अगेन वेटेज कैरी करता है। द फोर्थ यूनिट इज अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। अगेन ये जो यूनिट है ये 6.5 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगी फाइनल एग्जाम में। एंड यूनिट फिफ्थ इज एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स है हम 5th यूनिट में उसको डिस्कस करेंगे और अगेन जो 5th यूनिट है वो भी आपका 6.5 मार्क्स का वेटेज कैरी करती है फाइनल एग्जाम में। तो इस तरीके से टोटल मिला के 33 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, जिसको कि कंप्लीट करने के लिए आपको 3 आवर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन किस तरीके के टॉपिक्स आपकी फर्स्ट यूनिट में रिलेटेड हैं, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। कंप्लीटली 6 to 7 सब टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं, जिसमें कि फर्स्ट इज एरोनोटेशन, द सेकंड वन इज होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेजेस, द थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ रिएजेंट। ये स्पेसिफिकली जो तीनों टॉपिक्स हैं ये आज हमारे लेक्चर के भी टॉपिक्स रहेंगे, इनको आज हम यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। The fourth one is reactive intermediate, fifth one is types of organic reaction, the sixth one is energy consideration, the seventh is methods of determination of reaction mechanism। तो ये जो complete 7 टॉपिक्स हैं ये इंक्लूड करके आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कवर होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से जो क्वेश्चन पैटर्न है वो आपको फाइनल एग्जाम में आज के लेक्चर से रिलेटेड मिलेगा और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं जिसमें कि रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, अपन उनको भी डिस्कस करते हैं। So the first unit related to the previous year question is from University of Rajasthan 2017's paper. The first question is what do you understand by electrophile and nucleophile? दो terms दे रखी है हमें यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होता है और हमें कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर सर्कल किए हैं इन टॉपिक्स को भी आज हम हमारे लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे।
The question number 2, which is from University of Rajasthan exam 2016's paper. The question is, how many types of bond cleavages are there? Name them and discuss. यानी कि completely bond cleavage के बारे में हमें इस question का आंसर देना है. Now the third question is, write down the difference between electrophile and nucleophile. आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब कि जितने भी हमें यहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं इसमें कुछ स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है. क्या है स्पेसिफिकली? न्यूक्लियोफाइल. उन न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और डिफरेंशिएशंस करने हैं किसके बीच में? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में. द क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एग्जाम 2015 पेपर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, 3 डिग्री अमीन्स. 3 डिग्री अमीन्स इनमें से क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, वो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, या फिर वो फ्री रेडिकल है, या कार्बन आयन है. हमें आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिकली 3 डिग्री अमीन्स यहाँ पर क्या है. इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है 2018 का. तो मतलब कि आप देखो कि ये जो लेक्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलते हैं. द क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच वन इज एन इलेक्ट्रोफाइल. इनमें से डिफरेंट स्पीशीज हमें ऑप्शंस में दी हुई हैं, लेकिन इसमें से कोई एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है. हमें उस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. द क्वेश्चन इज फ्रॉम आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011. तो यहाँ पर हमने आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इनके आंसर को या तो हम लेक्चर के बीच में या फिर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर शेयर करेंगे कि किस तरीके से इनके आंसर हम दे सकते हैं. फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज एरो नोटेशन. ये हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट टॉपिक है आज, एरो नोटेशन. क्या होता है एरो नोटेशन? अगर जनरली हम हाईवे पर जब भी ट्रैवल करते हैं तो रोड साइड में कुछ साइंस लगे हुए होते हैं बोर्ड पर. वो साइन हमें क्या शो करते हैं? वो साइन हमें डायरेक्शन को शो करते हैं कि किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है. कोई एरो इस तरीके से शो होता है, कोई एरो ऑपोजिट साइड में शो होता है, कुछ एरोज हमें इस तरीके से शो होते हैं, कुछ यू टर्न के लिए एरो शो होते हैं. तो वो ट्रैफिक एरोज हमें क्या शो करते हैं कि किस डायरेक्शन में आगे हमें ट्रैवल करना है, या फिर हम राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसी तरीके से कुछ एरो नोटेशंस हम केमिकल रिएक्शंस में भी यहाँ पर यूज करते हैं, जो कि हमें ये बताती है कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है. क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है. तो इन एरोज का रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या रोल है अपन देखते हैं इसको. जनरल हम यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं विच इज योर क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. अगर अपन यहाँ पर क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से रेस्पेक्टिव केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट क्या है? मीथेन और क्लोरीन मॉलिक्यूल, जो कि HNO फोटोन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है और क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है. दिस वन इज योर जनरल केमिकल रिएक्शन. बट इसकी मैकेनिज्म को जब अपन स्टडी करते हैं तो मैकेनिज्म की स्टडी में हम यहाँ पर कुछ एरोज को देखेंगे. देखो, अगर अपन ने मीथेन को जनरली इस तरीके से CH3 और बॉन्ड H इस तरीके की फॉर्म में लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ किस तरीके से हुआ है उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एरोज को शो किया है. अब स्पेसिफिकली क्या यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये हाफ हेडेड एरो हमने शो किया है, इसकी जगह क्या हम ये फुल हेडेड एरो यहाँ पर शो नहीं कर सकते थे? तो इसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है. क्या रीजन हो सकता है वो, उसको हम टाइप्स ऑफ एरोज की हेल्प से यहाँ पर समझेंगे और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में हमने एरोज को शो किया हुआ है. यहाँ पर आपका जो HNO है वो फोटोन की प्रेजेंस को शो कर रहा है, यानी कि HNO की प्रेजेंस में ही क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन होता है. सो द टाइप्स ऑफ एरोज की हेल्प से अभी हम देखेंगे किस तरीके से मैकेनिज्म को बहुत ही इजी वे में यहाँ पर समझा जा सकता है. इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ हो रहा है, किस तरफ नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम एरो की हेल्प से यहाँ पर समझते हैं. सो यहाँ पर हम 6 टाइप के एरोज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि स्पेसिफिकली जो एक एरो है वो किस तरीके की मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट
करता है। सो द फर्स्ट वन इज कर्व्ड एरो। कर्व्ड एरो अपन किस तरीके से शो करते हैं? कर्व्ड एरो को शो करने के लिए अपन इस तरीके का साइन शो करते हैं जिसमें कि कंप्लीट हेडेड एक एरो होता है। अपन यूटर्न का साइन देखते हैं ना, उसी तरीके से यूटर्न का साइन कर्व्ड एरो के लिए भी यहाँ पर शो किया जा सकता है। नाउ द सेकंड वन इज हाफ हेडेड और फिश हुक एरो, यानी कि अगर ये जो कंप्लीट हेडेड एरो है या फिर कर्व्ड एरो है, इसका अगर ये पार्ट अपन हाइड कर देते हैं तो ये हाफ हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा और इसका जो शेप है इस तरीके से जब अपन इसको बनाते हैं तो ये फिश हुक लाइक शेप है। दैट्स वाई अपन इस एरो को फिश हुक एरो भी बोलते हैं। इसका जो साइन है वो दोनों डायरेक्शन में अपन इस तरीके से शो कर सकते हैं। कहाँ पर स्पेसिफिकली ये साइन शो होंगे ये हम आगे अभी स्टडी करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज डबल हेडेड एरो, यानी कि दोनों डायरेक्शन में अगर अपन को एरो शो हो रहा है, किस तरीके से एक एरो जनरली अपन केमिकल रिएक्शन में इस तरीके से शो करते हैं, बट अगर कोई एरो दोनों साइडेड फेस अपना रख रहा है, यानी कि दोनों तरफ उसके डायरेक्शंस अपन को शो हो रहे हैं, तो इस टाइप के एरो को डबल हेडेड एरो बोलते हैं। अब स्पेसिफिकली इन एरोज का यूज है कहां पर वो अपन डिस्कस करते हैं। विद द स्टार्ट कर्व्ड एरो। कर्व्ड एरो के लिए अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब HCl के बीच में यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है अगर वो ब्रेक होता है, बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर एक तो H+ आयन और दूसरा Cl- आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब Cl के ऊपर माइनस चार्ज ही क्यों कैरी हुआ? क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है। दैट्स वाई यहाँ पर माइनस चार्ज कैरी होता है। और क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को कैरी कर रही है, दैट्स वाई अपन ने इसको फुल हेडेड एरो से यहाँ पर इस तरीके से शो किया है। कहने का मतलब है कर्व्ड एरो को अपन इस तरीके की स्पीशीज में शो करेंगे जिनका रिजल्ट क्या हो? आयन का फॉर्मेशन हो। अगर कोई एक स्पीशी यानी कि अगर जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, मतलब कि एज अ रिजल्ट यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और आयंस का फॉर्मेशन शो करने के लिए अपन ने यहाँ पर कर्व्ड एरो की हेल्प ली है। कर्व्ड एरो की हेल्प से यहाँ पर अपन आयन एज अ प्रोडक्ट शो कर पा रहे हैं। तो स्पेसिफिकली हमें कहाँ पर कंप्लीट कर्व्ड एरो को शो करना है? जहां पर कि आयन का फॉर्मेशन होता है। नाउ द सेकंड वन इज फिश हुक एरो। जो हाफ हेडेड एरो था उसका क्या यूज है? सपोज यहाँ पर जैसे कि हमने दो ऐसी स्पीशीज को लिया है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन जब हम फिश हुक एरो की बात करते हैं तब हम एक सेम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ब्रोमीन मॉलिक्यूल लिया है, इसको अपन Br2 इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रोमीन के बीच में जब अपन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे तो क्योंकि दोनों ही इक्वल है, या वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सेम स्पीशीज हैं, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दोनों पर सेम होगा। हेंस यहाँ पर जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा। तो मतलब कि जब अपन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शो करना होता है कि इस स्पीशीज के पास भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं और इस स्पीशी के पास भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो अपन यहाँ पर फिश हुक एरो एज अ साइन शो करते हैं और एज अ रिजल्ट हमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन मिलता है। यानी कि हम फिश हुक एरो को वहीं शो करेंगे जहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फ्री रेडिकल की फॉर्म में हो रहा है। नाउ द डबल हेडेड एरो। व्हाट अबाउट द डबल हेडेड एरो? डबल हेडेड एरो को अपन उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बीच में शो करते हैं जो कि आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पर एल्कीन्स का एग्जांपल लिया है, ये दो एल्कीन्स स्ट्रक्चर यहाँ पर आपस में रेजोनेटिंग बिहेवियर को शो कर रहे हैं। तो जब भी दो स्ट्रक्चर्स आपस में रेजोनेंस को शो करते हैं, हम उसके बीच में डबल हेडेड एरो को यहाँ पर नोट करेंगे ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि ये जो दो यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हैं या जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लिए हुए हैं ये आपस में रेजोनेंस को शो कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड रिएक्शन एरो, यानी कि अगर रिएक्शन सीधे डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो रही है। सपोज हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ A to B का। A हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट है और B हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है, यानी कि A से B का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उसको शो करने के लिए मैंने डायरेक्टली ये वाला साइन यहाँ पर शो किया है। तो ये क्या शो कर रहा है हमें कि A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन
हो रहा है यहाँ पर, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी हो रही है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को इस तरीके से शो करना है कि जो प्रोडक्ट है यहाँ पर बी वो डिसोसिएट होके या फिर किसी भी तरीके से ए का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये रिएक्शन अब क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में शो हुई। तो इसके लिए अपन ये वाला साइन यहाँ पर शो नहीं करेंगे जो फॉरवर्ड साइन हम यहाँ पर शो करते हैं। इसके लिए अब नेगेटिव डायरेक्शन, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन का साइन हमें यहाँ शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर इस साइन को शो करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि रिएक्शन हमने यहाँ बोला था ए से बी की तरफ फॉरवर्ड हो रही है। रिएक्टेंट्स है हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया मॉलिक्यूल का 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रही है आगे, तो हम इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन बोलेंगे और इसीलिए हम यहाँ रिएक्शन के बीच में इस साइन को शो करते हैं। Now the second arrow is reverse reaction arrow. If we talk about reverse reaction arrow, देखो जस्ट इसका ये इधर की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए जो डायरेक्शन अपन शो करेंगे इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अब B से A का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हम वापस से इसी एग्जाम्पल को लें, अमोनिया का जहां हमने फॉर्मेशन किया है, तो अगर वापस से ये अमोनिया के मॉलिक्यूल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो रहे हैं, तो अब ये डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो गया रिएक्शन का। तो उसको शो करने के लिए हम रिवर्स रिएक्शन एरो का यहाँ पर यूज करते हैं और ये रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करती है। नाउ द थर्ड वन इज इक्विलिब्रियम एरो। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है अमोनिया के फॉर्मेशन का, तो उसको हमने दोनों में यहाँ पर रख पाए, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यानी कि ये जो रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शन में कैरी हो सकती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो सकता है एज वेल एज प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन भी इजीली हो सकता है। तो इसको शो करने के लिए यहाँ पर अपन इक्विलिब्रियम का साइन शो करेंगे। कंप्लीटली अगर सही फॉर्म में इस रिएक्शन को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम A गिव राइज टू B, यानी कि A B में चेंज हो सकता है और B A में चेंज हो सकता है। एज वेल एज हम क्या कहेंगे, ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं और अगर रिएक्शन आगे और फॉरवर्ड होती है और कैरी होती है तो यहाँ पर प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकता है। इस टाइप की रिएक्शंस को अपन इक्विलिब्रियम शो करने वाली रिएक्शंस बोलेंगे और जो साइन हम यहाँ शो करते हैं वो इक्विलिब्रियम एरो होता है। नाउ द प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। अभी जो हमने यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस किए रिलेटेड टू एरो, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द एरो नोटेशन फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन। अगर हमें फ्री रेडिकल रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, यानी कि एज अ प्रोडक्ट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें से इनमें से कौन सा ऐसा एरो है जो हम वहाँ पर मैकेनिज्म में शो करेंगे। सो द फर्स्ट जो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है, जो ऑप्शन दिख रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, हमने अभी इसको स्टडी किया था। जो सेकंड ऑप्शन है वो कब शो होगा, जब हमें यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन मिले, लेकिन हमें क्वेश्चन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन दिया हुआ है। नाउ द थर्ड वन इज फिश हुक एरो। फिश हुक एरो हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर सी, फिश हुक एरो। Now the second one is correct arrow notation which represent reversible reaction, यानी कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है। सपोज A से B का फॉर्मेशन हो सकता है और B से भी A का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके की अगर कोई रिएक्शन है तो उसके लिए कंप्लीटली अपन कैसे साइन को शो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ क्या देखा, ये अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन को शो करता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। द बी ऑप्शन इज फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। नाउ द सी ऑप्शन इज अगेन फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अपन सी टाइप का जो यहाँ पर एरो दे रखा है उसको शो करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, इक्विलिब्रियम साइन। नाउ द ब्रेकिंग अप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब जैसे कि हमने यहाँ पर स्टडी किया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था जिसको कि हमने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ब्रेकिंग अप ऑफ बॉन्ड क्यों होता है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कितने टाइप के क्लीवेजेस हो सकते हैं, इसको अपन स्टडी करते हैं। सो ब्रेकिंग अप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मीन्स अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स। यानी कि अगर जैसे कि अगेन अपन एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है।
अगर कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज यहाँ पर है, जैसे कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, तो ये क्या करती है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है। बाय द इमेज अपन को क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इनके बीच में स्टार्ट हुआ तो क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या कर रही है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो ये यहाँ पर अपने पास माइनस चार्ज को कैरी कर लेगी और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसकी तरफ ज्यादा होगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि जब यहाँ पर शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर किया है। लेकिन जब अपन ब्रेकिंग अप ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब इलेक्ट्रॉन्स का होता है वो किसकी वजह से होता है, बॉन्ड क्लीवेज की वजह से। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, क्या ये एक ही टाइप का हो सकता है या फिर इसके अदर टाइप्स भी हो सकते हैं, तो हम बॉन्ड क्लीवेज को अब यहाँ पर स्टडी करेंगे। नाउ द टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेजेस होते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड सेकंड वन इज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। व्हाट इज द मीन ऑफ होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक, इसको हम इस तरीके के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अगर जैसे कि अपन एक एग्जांपल लें प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर दो ब्रदर्स हैं सपोज, ठीक है, हम यहाँ पर दो ब्रदर्स का एग्जांपल लेते हैं, एक है ए और दूसरा है बी। इनके बीच में किसी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो वो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है, या तो फेयर डिसीजन हो, किस तरीके से, जितना पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ए को मिल रहा है उतना पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी बी को मिले, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक ज्यादा होशियार हो, ज्यादा क्लेवर हो, तो वो क्या करेगा, ज्यादा पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी अपनी तरफ ले जाएगा। तो दूसरा चांस ये भी हो सकता है हमारे पास कि इन दोनों में से कोई एक मेजर पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ले जाए। तो दोनों तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों तरीके से पॉसिबल है। फर्स्ट टाइप इज होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज का क्या मतलब है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं ए और ए, या फिर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल का जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, दोनों साइड में सेम स्पीशीज है, यहाँ इस साइड भी क्लोरीन है और इस साइड भी क्लोरीन है, ठीक है। यानी कि ये जितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा इतना ही ये क्लोरीन भी लेगा और आपस में जाके एज अ प्रोडक्ट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो क्लीवेज हुआ है जिसमें कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, सिमेट्रिक मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इस टाइप के क्लीवेज को हम होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं, जिसमें कि जो भी स्पीशीज, जो भी प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो इक्वल इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरीके के आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, एज अ रिजल्ट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द second condition, heterolytic cleavage. So what is the mean of heterolytic cleavage? Now अगर यहाँ पर हम ब्रोमोमिथाइल का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। तो ये क्या करेगी, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, या फिर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ जाएगा, ब्रोमीन की तरफ जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एज अ रिजल्ट आयंस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है अब वो माइनस चार्ज को कैरी करेगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है CH3 मिथाइल ग्रुप, वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का क्या मतलब हुआ, द असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्पीशीज। सो दो टाइप्स के क्लीवेजेस देखे हमने यहाँ पर, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेजेस, जिसमें कि होमोलाइटिक क्लीवेज एज अ रिजल्ट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज एज अ रिजल्ट आयंस का फॉर्मेशन करता है। नाउ इसमें और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो होमोलाइटिक क्लीवेज ऑलवेज फॉर्म फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि एज अ रिजल्ट हमने अभी देखा क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, बट हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में आयन का फॉर्मेशन होता है। नाउ द सेकंड वन इज देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम्स। जिन एटम्स के बीच में हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हुआ तो एक स्पीशीज अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगी। तो यहाँ पर तो ये करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि कोई एक स्पीशीज इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
electronegativity in between atoms. और for the heterolytic cleavage it is possible due to electronegativity difference. अगर हम दो ऐसी स्पीशीज के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिसमें कि एक ज्यादा क्लेवर है, हमने एग्जाम्पल से समझा था, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, तभी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि तभी आयंस का फॉर्मेशन होगा. नाउ पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ Hnu, टेम्परेचर और एस्टर, यानी कि एस्टर, Hnu यानी कि फोटॉन्स और टेम्परेचर की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो सकती है. होमोलाइटिक क्लीवेज सिर्फ इनकी प्रेजेंस में ही पार्टिसिपेट करेगा, बट हेटेरोलाइटिक क्लीवेज एट लो टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट. अगर अपन नॉन पोलर सॉल्वेंट में किसी रिएक्शन को पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज पार्टिसिपेट करता है. और फॉर द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट. जितने भी पोलर सॉल्वेंट है लाइक वाटर, यहाँ पर हमने इथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया है, दीज ऑल आर पोलर सॉल्वेंट्स और इनमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज पॉसिबल होता है. नाउ रिलेटेड क्वेश्चंस. अब हम प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन क्लीवेज से रिलेटेड आए हैं उनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज आर देयर. ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था. आपके फाइनल पेपर 2016 में ये पूछा गया है. नेम दैम एंड डिस्कस ब्रीफली, यानी कि कितने टाइप के बॉन्ड क्लीवेजेस हो सकते हैं. तो हमने यहाँ पर दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेजेस देखे, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. हमें उनको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में वहां पर आंसर देना है और सबके नीचे एग्जाम्पल देने हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज होमोलाइटिक क्लीवेज रिजल्ट्स, यानी कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है या किसी कंपाउंड में होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो एज अ रिजल्ट किसका फॉर्मेशन होगा. तो केटायन का फॉर्मेशन होता है, एनायन का होता है, न्यूट्रल का होता है या फ्री रेडिकल का होता है. तो होमोलाइटिक क्लीवेज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज नहीं होनी चाहिए, और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज नहीं होगी तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा. हैंस डी ऑप्शन इज करेक्ट. फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है किसमें, होमोलाइटिक क्लीवेज में. नाउ रिएजेंट्स. रिएक्शंस जब हम जनरली स्टडी करते हैं ये वर्ड हमें बहुत बार वहां पर रिपीट करना होता है, स्पेशली फॉर द मैकेनिज्म पर्पस. मैकेनिज्म पर्पस में किस तरीके का अपन जनरल अगर स्टडी करते हैं मैकेनिज्म की, तो ऐसे देखते हैं कि ये स्पीशीज इस पर अटैक करती है, दूसरी ऐसी स्पीशीज है जो उस अटैकिंग रिएजेंट को कैरी करती है. तो जो ये रिएजेंट वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया है, व्हाट इज द मीन ऑफ रिएजेंट. अगर अपन जनरल केमिकल रिएक्शन को देखते हैं तो जनरल केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट गिव्स टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. और रिएक्टेंट्स यहाँ पर दो टाइप के हो सकते हैं, रिएजेंट और सबस्ट्रेट. नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ रिएजेंट एंड व्हाट इज द मीन ऑफ सबस्ट्रेट. रिएजेंट आर अटैकिंग स्पीशीज एंड द सबस्ट्रेट आर एट विच अटैक्स टेक्स प्लेस. दैट मीन्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी. ओके, यहाँ पर B, सपोज यहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं. अगर ये B इस A पर अटैक करती है तो ये यहाँ पर किसकी फॉर्म में है, रिएजेंट की फॉर्म में है. और जिस पर ये अटैक कर रही है, ये A पर अटैक कर रही है, तो ये यहाँ पर सबस्ट्रेट की फॉर्म में है. और हैंस ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो यानी कि रिएक्टेंट्स में भी रिएक्टेंट्स का भी हम दो तरीके से सब डिवीजन कर सकते हैं, रिएजेंट और सबस्ट्रेट की फॉर्म में. ऐसी स्पीशीज जो कि अटैक करेगी वो क्या है, रिएजेंट, और जिस पर अटैक होगा वो क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट. फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं किसके, रिएजेंट्स के. यहाँ पर OH माइनस, H प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और मिथाइल फ्री रेडिकल. ये सारी स्पीशीज जो हैं वो हमें केमिकल रिएक्शंस में एज अ रिएजेंट परफॉर्म करती हुए मिलती हैं. किस तरीके से, अब देखो यहाँ पर OH माइनस भी इंक्लूड था, H प्लस भी इंक्लूड था. तो रिएजेंट को हम किन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनका नेचर क्या होगा उसको हम यहाँ स्टडी करते हैं. सो द टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स आर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिसको कि हम E प्लस साइन से शो करते हैं, यानी कि E कैपिटल लिख के अगर हम उसके ऊपर पॉजिटिव साइन शो करते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की प्रेजेंस है. नाउ द सेकंड इज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का क्या मतलब है, न्यूक्लियोफाइल. एक तो हम इसको NU और माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे. बाय द साइन हमें क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन सी स्पीशीज होंगी जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगी, और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कौन से होंगे
जो कि माइनस चार्ज को कैरी करेंगे। और इनके क्या नेचर्स हो सकते हैं? सो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बाय द नेम अपन क्या समझ सकते हैं इसको? इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। जैसे कि अपन हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? जो वाटर लविंग हो। और हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है? जो कि वाटर लविंग ना हो या फिर वाटर से दूर रहे, ऐसी स्पीशीज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब है? जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग हो। तो ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग हो क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक होती है। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर कोई स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही है, इसका क्या मतलब है? कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं। अब अगर जैसे कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं उनको डोनेट कर दूं तो मेरे पास तो पैसे की कमी हो जाएगी, लेकिन जिसको मैंने डोनेट किया है उसके पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पॉजिटिव चार्ज इसने कब कैरी किया? जब इसने किसी को इलेक्ट्रॉन्स दिए, और जब इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये खुद क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट होते हैं, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये अगर अभी, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब मेरे पास जैसे ही पैसे की कमी हुई, फिर मैं ट्राई करूंगी किसी तरीके से मैं उसको कलेक्ट कर सकूं, तो ये क्या करेंगे? इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट? बाय द नेम वी कैन आइडेंटिफाई। देख, न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब है? न्यूक्लियस लविंग, जो कि न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो, ऐसी स्पीशीज को अपन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स बोलते हैं। दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन रिच। इसके ऊपर देखो हमने NU के ऊपर माइनस चार्ज शो किया है। तो कोई भी स्पीशीज माइनस चार्ज को कब शो करती है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स ले। अब जैसे ही उसने किसी से इलेक्ट्रॉन्स लिए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो ऐसी स्पीशीज क्या होगी? हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होगी। और इलेक्ट्रॉन रिच होगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सकता है। सो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ऑलवेज विल बी इलेक्ट्रॉन डोनर। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स में। सो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स आर दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये हमेशा किस पे अटैक करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाली स्पीशीज है, तो इसलिए हमेशा किस पर अटैक करेगी? जहां पर के इनको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा मिले। नाउ व्हाट अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट? दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये किस पर अटैक करती हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पर, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है हमेशा वहां पर ये अटैक करेगी। एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड, जितने भी लुईस एसिड्स हैं, लुईस एसिड का क्या मतलब है? इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जितने भी लुईस एसिड हैं ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं। जबकि सारे लुईस बेस जिनके पास की इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इफ वी टॉक अबाउट वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। दैट्स व्हाई दीज आर लुईस बेस। और जितने भी लुईस बेस होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स उनके लिए हुए हैं। ऑल कैटायनिक स्पीशीज। कैटायनिक स्पीशीज का क्या मतलब है? वो स्पीशीज जो पॉजिटिव आयन को कैरी करे, और जो भी पॉजिटिव आयन को कैरी कर रहा है, दीज ऑल स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज। और जितनी भी स्पीशीज जो एनायनिक स्पीशीज है, मतलब कि जो माइनस चार्ज को कैरी कर रही हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होती है। तो यहाँ हमने कुछ डिफरेंशिएशंस देखे हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बिहाफ में। अब जब भी हम रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, ये किस पर डिपेंड करता है? ये सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा, एज वेल एज ये रिएजेंट की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उसके बिहाफ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये किस पर अटैक कर रहा है, दैट मीन्स सबस्ट्रेट क्या है, इसी के बिहाफ पे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन हमें मैकेनिज्म में मिलते हैं। ओके, अभी हमने रिएजेंट्स के टाइप देखे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को अपन दो पार्ट्स में कैसे सब डिवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ positive ion which is your cationic species, and
अदर वन इज न्यूट्रल स्पीशीज। तो कैटायनिक स्पीशीज वो सारी एज ए इलेक्ट्रोफाइल परफॉर्म करेगी। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज का क्या मतलब है? एम्प्टी p एंड d ऑर्बिटल आर प्रेजेंट। दैट मीन्स अगर जैसे कि हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं BF3 का, अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड का, तो इसमें बोरोन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है जिसके कारण ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसी स्पीशीज जिनके पास की p और d एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। If central atom is connected with higher electronegative atom, that means अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, इसका जो सेंट्रल एटम है वो क्या होता है? कार्बन, और वो किससे अटैच्ड होता है? 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हैं। तो अगर कोई सेंट्रल एटम दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से कनेक्टेड हो या इसके दोनों तरफ ऐसी एटम्स हो जो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उस टाइप के जो भी स्पीशीज हैं, जो भी कंपाउंड्स हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक न्यूट्रल स्पीशीज का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। एंड द लास्ट वन इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसी स्पीशीज जिनका कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हम कार्बीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर कार्बन के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, बट ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, इसका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। तो ऐसी स्पीशीज जिनका कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। नाउ व्हाट अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज? न्यूक्लियोफाइल को भी अपन साइन कैरी करने और न्यूट्रल स्पीशीज के बिहाफ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एनानिक स्पीशीज, मीन्स ऐसी स्पीशीज जो कि माइनस चार्ज को कैरी कर रही है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। और द सेकंड वन इज न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज, अब ऐसी स्पीशीज जो कि हमने क्या पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल के लिए, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जो कि लोन पेयर को कैरी कर रही है, लोन पेयर को कैरी करने का क्या मतलब है? उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं टू डोनेशन। तो ऐसी स्पीशीज जो कि लोन पेयर्स को कैरी करती हैं वो क्या होगी? यहाँ पर न्यूट्रल स्पीशीज तो होगी लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। जैसे कि हम वाटर का एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। वाटर में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट होती है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने यहाँ 2 तो हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर की प्रेजेंस है जिनको कि ये बॉन्ड बनाने के लिए या फर्दर रिएक्शन में आगे प्रोसीड करने के लिए डोनेट कर सकता है। तो ऐसी स्पीशीज यहाँ पर जो कि लोन पेयर को कैरी करती हैं वो सारी क्या होंगी? न्यूक्लियोफाइल होंगी। द सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड स्पीशीज। अगर कोई स्पीशीज में पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। नाउ द थर्ड वन इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, फॉर एन एग्जांपल एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर अपन ऑर्गेनोलिथियम का एग्जाम्पल लें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का एग्जाम्पल लें, तो जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के, दीज ऑल आर शोज न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर और नोन एज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। तो यहाँ पर अगर अपन को आइडेंटिफाई करना हो तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं रिएजेंट के ऊपर। सो प्रीवियस ईयर में आपके इस जो लास्ट पार्ट हमने डिस्कस किया रिएजेंट से रिलेटेड, किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल? तो इस पार्ट में हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। आप डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में भी उसको आंसर दे सकते हैं। एंड आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। जो लास्ट में हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना है। तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सपोज हम सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ कौन से होंगे? जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, या फिर जिसके ऊपर लोन पेयर हो, या फिर जिसके ऊपर डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर CCl2, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। बट अमोनिया, इसके ऊपर लोन पेयर की प्रेजेंस है, दैट्स वाई ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। व्हाट अबाउट द RMgX? ये तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर RMgX भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। बट BF3, इसके पास क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है बोरोन के पास, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या होगा?
ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होगी। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें कि कौन सी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं और कौन से न्यूक्लियोफाइल्स हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। हमें अगेन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस पूछा है और आइडेंटिफाई करना है हमें कि ये जो हमें ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन से हैं। जितने भी राउंडेड शेप्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं दीज ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। यानी कि जनरली हमें इस क्वेश्चन के आंसर में पहले तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में डिफरेंस शो करना है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि न्यूक्लियोफाइल्स कौन से हैं। नाउ क्वेश्चन थर्ड इज R3N जो स्पीशीज हमें यहाँ दे रखी है 3 डिग्री अमीन्स, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, फ्री रेडिकल है या कार्बन आयन है? सो द करेक्ट आंसर विल बी न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर। ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगी, हैंस द आंसर विल बी न्यूक्लियोफाइल। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। ये जो 4 हमें ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कोई एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो हमें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? अमोनिया। क्यों? क्योंकि अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन पेयर की प्रेजेंस है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अदरवाइज जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं दीज ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वन इज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर हमें अब वापस से इनमें से न्यूक्लियोफाइल को देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो हमने स्टडी किया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? द ऑप्शन नंबर ए RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन फिफ्थ। द क्वेश्चन सिक्स्थ इज विच वन इज नॉट अ लुईस बेस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो लुईस बेस नहीं है? सो द फर्स्ट इज ROH। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये एक लुईस बेस है। ऑप्शन सी इज अ लुईस बेस। ऑप्शन डी वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो इज अ लुईस बेस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड विच वन इज अ लुईस एसिड। यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या है? एक लुईस एसिड है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सो आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी की रिएक्शन मैकेनिज्म के। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे और IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में भी अपन आगे स्टडी करेंगे। आज हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। जाने से पहले मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे परिष्कार वर्ल्ड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। और इसी के साथ आप हमारे परिष्कार कॉलेज के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस हम आप तक भेजना चाहते हैं वो ईजिली आप तक पहुँच जाए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।